पौधों के फेफड़े किसे कहा जाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी अवधारणा देता है? सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। विटामिन B5 को किस नाम से भी जाना जाता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का अनुमानित मान क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का दक्ष कार्य किस पर निर्भर करता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम साइंस यानी विज्ञान का 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 105 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऊष्मा। हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा बढ़ती है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा कीट विज्ञान, यानी इंग्लिश में बोलें तो एंटोमोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोनिक्स क्या है? व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स? तो हमारा आंसर होगा ग्राफिक फ्लाइड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, इमल्सन एक कोलाइड है तो कैसा है? तो हमारा राइट आंसर है तरल में तरल का कोलाइड है। इमल्सन एक तरलों में तरल का कोलाइड है, लिक्विड। अगला प्रश्न है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो आपका आंसर होगा पायसन, यानी इमल्सन बोलें। दूध एक प्रकार का इमल्सन है, पायसन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो हमारा आंसर है उच्च बनाने की क्रिया द्वारा, मतलब सब्लिमेशन द्वारा उच्च बनाने की क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? तो हमारा आंसर है वाई सब्लिमेशन, मतलब उच्च बनाने की क्रिया द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर है जॉन डाल्टन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन का प्रयोग था किसकी पुष्टि करता है? तो हमारा आंसर होगा परमाणुओं में न्यूक्लियस का, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो हमारा आंसर है 36। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 होता है। अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों के पेपर ब्राउन होने का क्या कारण है? तो आंसर होगा सेलुलोज ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? तो आंसर है बल का, फोर्स का, और एक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो हमारा आंसर होगा वैक्यूम, मतलब निर्वात। वैक्यूम का हिंदी होता है निर्वात, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? तो हमारा आंसर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो आंसर होगा आपका
लगभग 30 डेसिबल। बात करने में लगभग 30 डेसिबल उत्पन्न होती है ध्वनि। अगला प्रश्न है, ध्वनि में से निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती है? कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो आपका आंसर ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो है ध्वनि में नहीं घटता है घटना, बाकी प्रकीर्णन है, प्रवर्तन है, अपवर्तन है, सब होता है। अगला प्रश्न है, Mg किस धातु का प्रतिनिधित्व करता है? Mg किसका संकेत है? तो आपका आंसर है मैग्नीशियम का। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना करेंगे तो जी का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है तिमाही में घटाएगा, मतलब कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा? तिमाही मतलब 1/3 भाग घट जाएगा। 1/3 घट जाएगा, तिमाही मतलब 1/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/3 गुना घट जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्ध अवस्था में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? वृद्ध अवस्था में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? तो राइट आंसर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रहण जो है वृद्ध अवस्था में गायब हो जाती, खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजरमेंट इन। तो आपका राइट आंसर होगा मोल। मोल जो है ना, मोल के द्वारा पदार्थ की मात्रा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन किस भाग में होता है? तो हमारा आंसर होगा फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका विज्ञान किस भाग से संबंधित है? न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू विच पार्ट? तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क, ब्रेन से संबंधित है तंत्रिका विज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका आंसर होगा दूरी का, डिस्टेंस का प्रकाश वर्ष इकाई है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है किसका? पीतल मिश्र धातु किसका है? तो आपका राइट आंसर है आपका आंसर होगा तांबा और जस्ता। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा वायरिसेला। वायरिसेला। ठीक है, वायरिसेला नामक वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। अग्नाशय रस में मौजूद किस एंजाइम से प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है? अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देती है? तो आपका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा? कौन सा यौगिक बनेगा? तो मैग्नीशियम को मतलब Mg को हवा में जलाएंगे, O2 की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपके बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अगला प्रश्न है, कोशिका का अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका का कौन सा अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस है, वायरस क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वायरस क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वायरस एक प्रकार का कुल परजीवी है। वायरस एक प्रकार का क्या है? तो कुल परजीवी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवेग किसके बराबर है? आवेग किसके बराबर है? आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है गति में परिवर्तन। आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? गति में परिवर्तन। आवेग किसके बराबर है? तो गति में परिवर्तन के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है, सहजीवी का उदाहरण कौन हो सकता है? तो आपका आंसर है लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीवी का उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन हैं?
सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। तो आपका आंसर होगा लुई पास्चर। लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चढ़ाई करने वाली जड़ पाई जाती है। चढ़ाई करने वाली जड़ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा मुरलीला वाला सुपारी में। मुरली वाला सुपारी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 को किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड के नाम से विटामिन B5 को जाना जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए, बिच्छुओं के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छुओं के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर है बिच्छुओं के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका प्रदूषक का सूचक है? लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है? तो आपका आंसर होगा लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर है C4H6O6, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीतरस किसके द्वारा स्रावित होता है? पीतरस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपका आंसर होगा यकृत के द्वारा। पीतरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो देखिए, आपका जिसका आंसर होगा प्रस्ताव का विरोध करता है। घर्षण हमेशा प्रस्ताव का विरोध करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गति की अवस्था क्या है? गति की अवस्था क्या है? व्हाट इज अ स्टेट ऑफ मोशन? तो इसमें आपका हो जाएगा आराम या गति की स्थिति से। गति की अवस्था क्या है? तो गति की अवस्था एक प्रकार का आराम या गति की स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आवेशों की परस्पर क्रिया कहलाती है। आवेशों की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर है बिजली का चमकना। आवेशों की परस्पर क्रिया कहलाती है बिजली का चमकना से संबंधित है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? तो देखिए, मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। वेरी रोग किसके कारण होता है? वेरी रोग किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन B1 के कमी से। थायमिन जिसको बोलते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस। मायोपिया में अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का तार है। प्लास्टिक का तार एक प्रकार का क्या है? तो प्लास्टिक का तार एक प्रकार का है इंसुलेटर। प्लास्टिक का तार एक प्रकार का क्या है? तो एक तरह का इंसुलेटर का काम करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र K2SO4 क्या को दर्शाता है? K2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपका आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट का। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। ये सभी जब प्रश्न बता रहे हैं आपको, ये प्रश्न SSC और रेलवे में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आप वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो आपका आंसर है कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा मेरुदंड के द्वारा। मेरुदंड के द्वारा क्रिया नियंत्रित होती है। मतलब बोले मेरुदंड के मतलब बोले तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना।
साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना। तो आपका आंसर हो जाएगा मूसा पैराडिकिसम। ठीक है, सिकम। अब अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक वसा को अवशोषित करता है? विच टिश्यूज अब्जॉर्ब फैट? कौन सा ऊतक वसा को अवशोषित करता है? तो आपका राइट आंसर है वसा को अवशोषित करता है वसा ऊतक। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। अगला प्रश्न है, कौन सी परत पेट को HCl से बचाती है? HCl अम्ल है, उससे बचाती है। कौन सी परत? तो आपका राइट आंसर है बलगम की परत, मतलब कि बोले म्यूस्कस लेयर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन को संकेत प्राप्त होता है? तो न्यूट्रॉन को डेंड्राइट से संकेत प्राप्त होता है। आपका डेंड्राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन को किससे संकेत प्राप्त होता है? तो डेंड्राइट से। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो आपका आंसर होगा ATP के रूप में। मतलब श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा हमें मिलती है ATP के रूप में मिलती है, और ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, एनोफिलीज मच्छर कौन सा रोग करता है? एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, जो प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्मजीव से होता है। सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच इज लार्जेस्ट आर्टरी? तो आपका इसका आंसर होगा महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। अगला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज किया था? तो किया था प्रोटीन का संश्लेषण की खोज किया था। प्रोटीन का संश्लेषण की खोज किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, माइग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन वहाँ पे होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेड रिबन एक्सप्रेस किसके लिए एक दृश्य और गतिशील माध्यम है? रेड रिबन किसके लिए एक दृश्य और गतिशील माध्यम है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेड रिबन एक्सप्रेस किसके लिए एक दृश्य और गतिशील माध्यम है? तो एड्स के बारे में जागरूकता के लिए एक माध्यम है। रेड रिबन एक्सप्रेस जो है एड्स के बारे में जागरूकता के लिए एक प्रकार का माध्यम है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा धमनियों के रुकावट से। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है, बता दें आपको, लामिनारिया नामक पौधा से। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लामिनारिया नामक पौधा से। अगला प्रश्न है, ताड़ी के किण्वन में शामिल एक जीव है? ताड़ी के किण्वन में शामिल एक जीव है कौन सा? ताड़ी के किण्वन में शामिल एक जीव है जिसका नाम है सच्चारोमीसेस। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भीतरी अंगों के रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में आंतरिक अंगों के रोगों का निदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है कि मानव शरीर के भीतरी अंगों के रोग के निदान के लिए क्या आता है? एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम के रेशे, बाल और नाखून और पंजे किससे बने होते हैं? रेशम के रेशे, बाल, नाखून और पंजे किसके बने होते हैं? तो आपका होगा इसका आंसर जो होगा केरातिन का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्पताल में हल्के संवेदनहारी के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अस्पताल में हल्के संवेदनहारी के रूप में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे बोलते हैं N2O। क्या बोलते हैं? N2O। ठीक है। पौधों के फेफड़े किसे कहा जाता है? पौधे का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो आंसर है पत्तियां को पौधे का फेफड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन अंग कौन है? पौधों में श्वसन अंग किसे कहा जाता है?
पौधों में सुभाषचंद्र अंग कौन है? तो आपका राइट आंसर है अस्टोमेटा, अस्टोमाटा, अस्टोमाटा को सुभाषचंद्र अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है चमड़े का प्रमुख घटक क्या है? चमड़े का प्रमुख घटक क्या है? तो आपका आंसर होगा कोलेजन, कोलेजन चमड़े का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कौन सा है? तो आपका आंसर होगा क्लैक्स, क्लैक्स जो है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अगला प्रश्न है विष या पदार्थ उत्पन्न करने वाला ज्वर क्या कहलाता है? विष या पदार्थ उत्पन्न करने वाला ज्वर क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा पायरोजेंस, क्या कहलाता है? तो पायरोजेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है कंठमाला एक वायरल रोग है जिसमें सूजन हो सकती है। कंठमाला एक वायरल रोग है जिसमें सूजन हो सकती है, कौन सा है? तो आपका आंसर है कर्णमूल ग्रंथि, कर्णमूल ग्रंथि एक कंठमाला रोग है जिसमें सूजन हो सकती है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन है? तो राइट आंसर है वोल्फिया, वोल्फिया एक ऐसा पौधा है जिसका फूल सबसे छोटा होता है। विश्व में किस मछली की सबसे अधिक मांग है? विश्व में किस मछली की सबसे अधिक मांग है? तो आंसर है कॉड, क्या? कॉड। अगला प्रश्न है हड्डी तोड़ बुखार को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ बुखार को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार को डेंगू के नाम से भी जाना जाता है जो मलेरिया से होता है। अगला प्रश्न नींद की बीमारी किसके कारण होती है? नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। नींद की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। अगला प्रश्न है निद्राहीनता के लिए प्रयुक्त चिकित्सक शब्द है? निद्राहीनता के लिए प्रयुक्त चिकित्सक शब्द है तो निद्राहीनता के लिए कहा जाता है अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आता है उसे कहा जाता है कि अनिद्रा की बीमारी है। अगला प्रश्न है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमा होना किसके कारण होता है? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमा होना किसके कारण होता है? तो राइट इसका आंसर होगा गठिया, किसके कारण होता है? गठिया रोग के कारण होता है, इससे गठिया रोग में होता है। अगला प्रश्न शरीर में श्वेत रोधी कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है शरीर में? तो शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर को रोगों से बचाता है, इसका मुख्य काम है आरबीसी का, सॉरी श्वेत है ना, डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है रोगों से बचाना। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? तो आपका आंसर होगा प्लेउरा, प्लेउरा झिल्ली जो है फेफड़ा को ढके रहता है। अगला प्रश्न है पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है जीवाश्म, जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकी के नियमों का खोज किसने किया था? आनुवांशिकी के नियमों का खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा इसका ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों का खोज किया था और किस पौधा पर? तो मटर के पौधे पर किया था। अगला प्रश्न है विलियम हार्वे की खोज, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? विलियम हार्वे ने किसकी खोज किया था? तो आपका आंसर होगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया। अगला प्रश्न है ए बी रक्त समूह ए बी रक्त वर्ग में क्या नहीं पाया जाता है? ए बी रक्त ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और बता दें आपको ओ में क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीसी धारा को किस घटक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? डीसी धारा मतलब डिश धारा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपका आंसर है प्रतिरोध को नियंत्रित किया जा सकता है, प्रतिरोध को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ओम का नियम किसके मामले में मान्य है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम कंडक्टर के मामले में मामला है, मतलब कंडक्टर से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न ताप पर लेड किस प्रकार व्यवहार करता है? निम्न ताप पर शीशा किस प्रकार व्यवहार करता है?
तो शीशा सुपर कंडक्टर का व्यवहार करता है, सुपर कंडक्टर का व्यवहार करता है। ठीक है, अति चालकता। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? एक ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? तो आंसर इसका होगा नरम इस्त्री, नरम इस्त्री, नरम आयरन। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश को एक उपकरण में संग्रहित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश को एक उपकरण में संग्रहित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत में तंतु में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? विद्युत तंतु में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? तो आंसर है टंगस्टन। विद्युत तंतु में टंगस्टन का प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा इसका पारा वाष्प और आर्गन। पारा वाष्प और आर्गन ये सबसे ज़्यादा फ्लोरोसेंट ट्यूबों में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी अवधारणा देता है? 97 नंबर प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी अवधारणा देता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा बता दें, आपका राइट आंसर इसका होगा जड़त्व। क्या? जड़त्व, इनर्टिया, इनर्टिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 98वां प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 99वां प्रश्न है, दूध से वसा को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? दूध से वसा को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा केंद्रापसारक बल द्वारा, केंद्र अभिसारी बल द्वारा, केंद्रापसारी बल द्वारा, मतलब बोले सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के द्वारा। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, महासागरीय धाराएं किसका इसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है? महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, कन्वेक्शन का। 101 नंबर प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? तो आपका इसका आंसर होगा m1l, इसको हम लिख को अगर बता दें आपको तो इसका होगा m पर 1, फिर होगा l पर 3, फिर t पर 2 होगा। याद रखिएगा m1l3t2 होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा हुक का नियम, हुक का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है कमानीदार तुला। ठीक है। तो 103वां प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का अनुमानित मान क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का अनुमानित मान क्या है? तो बता दिया आपको इसका पृथ्वी के लिए पलायन वेग का अनुमानित मान क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का अनुमानित मान क्या है? तो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पिंड 5 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा खर्च करती है तो इसकी शक्ति क्या होगी? एक पिंड 5 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा खर्च करती है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो देखिए आपका आंसर होगा 4 बार। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटा समय, यानी 20/5। 20 कार्य हो गया, अब 5 सेकंड हो गया, समय हो गया, तो 20/5 4 वाट आपका आंसर आ गया। ठीक है। और हमारा लास्ट प्रश्न है 105वां प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर का दक्ष काज किस पर निर्भर करता है? ऑप्टिकल फाइबर का दक्ष काज किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर होगा बता दें आपको, इसका आंसर होगा कुल आंतरिक प्रतिबिंब नहीं होगा यहाँ पे, कुल आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो दक्षता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।